मेरी देवरानी का पाव भाजी ठेला। तो वो लड़की घर में आते ही ठेला लगाने के लिए चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी देवरानी अपने घर में नहीं चाहिए। आप इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं कर देते? समझने की कोशिश कर सुमन बहू, वो राहुल की पसंद है और राहुल उसी से शादी करना चाहता है। क्या हो गया अगर वो शादी के बाद पाव भाजी का ठेला लगाना चाहती है तो? घर की सारी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाएगी। मैंने उसके घर वालों से साफ कह दिया है कि अगर घर की जिम्मेदारी में कोई भी कमी आई तो उसका ठेला हम बंद करवा देंगे। सुमन अपनी सास शांति की बात सुनकर अपने मन में कहती है, ठीक है, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। अगर ये लोग यही चाहते हैं कि वो जानबूझकर घर का काम समय से ना कर पाए और फिर उसे ठेला बंद करना पड़े, तब यही सही। मेरी नई देवरानी का पाव भाजी का ठेला कितने दिन चलेगा ये मैं देखती हूँ। अब सुमन अपनी सास से कहती है, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं तो घर की बड़ी बहू हूँ और घर की बड़ी बहू होने के नाते मैंने तो हमेशा सबका भला ही चाहा है। अगर मेरी नई देवरानी शादी के बाद भी पाव भाजी का ठेला लगाना चाहती है तो कोई बात नहीं। शांति को भी ये बात सुनकर मन में बहुत शांति मिलती है और ऐसे ही राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। प्रिया बहुत सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन वो शादी के बाद भी ठेला जारी रखना चाहती थी। अब वो सुबह सुबह रसोई में पहली रसोई की रस्म कर रही थी। तभी सुमन आती है और कहती है, क्या बात है मेरी देवरानी जी, क्या बना रही हो आज? अपनी पहली रसोई की रस्म में कहीं हम सबको भी पाव भाजी खिलाने का इरादा तो नहीं, अपने सभी ग्राहकों की तरह? नहीं नहीं जेठानी जी, मैंने सब लोगों के लिए आलू गोभी के पराठे, रायता, छोले की सब्जी और मीठे में खीर बनाई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें पाव भाजी का ठेला लगाने का बहुत ज्यादा मन है, इसलिए तुमने नाश्ते में भी वही बना दिया होगा। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। प्रिया अपना सारा काम समय से किया करती और ये सब कुछ देखकर सुमन को बहुत ज्यादा जलन होती। सुमन जानबूझकर रात का काम खुद करती और सुबह का काम प्रिया से करवाया करती, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रिया को देरी हो जाए। सुनो प्रिया, आज माँ जी का सुबह नाश्ते में घिया के कोफ्ते की सब्जी खाने का मन है, तो तुम बनाकर तैयार कर दो। पर भाभी, मैंने तो सब लोगों के लिए पोहा और चाय बनाकर तैयार कर दी है और दोपहर के लिए भी दाल चावल बनाकर रख दिए। अब अगर घिया के कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी तो फिर पाव भाजी का ठेला लगाने में देरी हो जाएगी। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो तुम्हें शादी के बाद ठेला लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम माँ जी की बात को टाल थोड़ी सकती हो। प्रिया ऐसे ही सबसे पहले अपने घर का काम खत्म करती है और उसके बाद ठेला लगाने जाती है। तब तक बहुत सारे ग्राहक आ गए थे। शाम को जब वो घर आती है तो उसे आने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है। वो घर आई तो उसकी सास शांति ने कहा, प्रिया बहू, मैं जानती हूँ कि तू थकी हुई आई है, लेकिन सुमन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए उसने रात का खाना नहीं बनाया। अगर तुझ में हिम्मत है तो तू रात का खाना बनाकर तैयार कर दे, वरना मैं बना देती हूँ। प्रिया वैसे तो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास काम करे, इसलिए वो कहती है, माँ जी नहीं, घर में दो दो बहुओं के होते हुए आप काम करें ये मैं नहीं देख सकती। मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ, बस कपड़े बदल कर आई। प्रिया कपड़े बदल कर आती है और उसके बाद खाना बनाकर तैयार कर देती है। सुमन अब ऐसे ही अक्सर आए दिन बीमार हो जाया करती। एक दिन प्रिया अपने ठेले पर खड़ी हुई थी और ग्राहकों को पाव भाजी खिला रही थी। तभी सुमन भी वहां आ जाती है। तुम तो घर पर दाल चावल बनाकर आती हो और बाहर के लोगों को पाव भाजी खिलाती हो, तो क्यों ना आज ठेले पर आकर तुम्हारी पाव भाजी खाकर देखूं। सुमन ने वैसे तो ताना मारा था, लेकिन प्रिया उस बात को भी नजरअंदाज कर देती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं भाभी, आप मेरे ठेले पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी अभी गर्मा गर्म पाव बनाए, रुकिए मैं आपके लिए पाव भाजी लगा देती हूँ। अब प्रिया सुमन के लिए भी पाव भाजी लगा देती है। सुमन अपने पास से एक बाल तोड़कर पाव भाजी की भाजी में मिला देती है और ग्राहकों के आगे ही प्रिया पर बरसते हुए कहती है, अरे ये क्या है, नई बहू यानी मेरी देवरानी का पाव भाजी का ठेला तो इतना ज्यादा खराब है कि इसमें से तो बाल निकल रहे हैं। लगता है तुम साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। सुमन को ऐसा लगा था कि वो इस तरह से बुराई करेगी तो सारे ग्राहक भड़क जाएंगे, लेकिन वहीं पर पास में खड़ी हुई एक बूढ़ी अम्मा कहती हैं, नहीं नहीं बहन, ये बाल तो तुम्हारा ही टूटा होगा, वैसे भी तुम्हारे सिर के बाल बहुत नाजुक नजर आते हैं। उम्र के तजुर्बे से कह रही हूँ, ये बाल तो तुम्हारा ही लग रहा है। और प्रिया बेटी तो बहुत सफाई से पिछले 5 सालों से यहाँ पर पाव भाजी का ठेला लगा रही है, आज तक तो कभी शिकायत नहीं आई। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर सुमन का मुंह छोटा सा हो जाता है।
वो समझ जाती है कि वो इस तरह से अपनी देवरानी के खिलाफ ग्राहकों को नहीं भड़का सकती और वो खुद ही कहती है, हो सकता है ये बाल मेरा ही हो, माफ करना देवरानी जी, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, इतना तो होता रहता है, और ताकि मेरा काम खराब ना हो जाए इसीलिए तो आपने मुझे समझाने के लिए ये बोला। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुमन ने अपनी सारी कोशिशें कर ली ताकि वो प्रिया को नीचा दिखा सके, और वहीं प्रिया दिन रात एक करके मेहनत किया करती। एक दिन प्रिया को बहुत तेज बुखार था, तभी वो ठेला लगाने के लिए चली जाती है। सुमन अपनी सास शांति के पास जाकर कहती है, देख रही हो माँ जी, घर का सारा काम हम दोनों आधा आधा करते हैं, वो सब तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी महारानी घर में टिक कर नहीं बैठ सकती। बुखार हो रहा है और फिर भी ठेला लगाने गई है। ये उसका बचा हुआ समय है बहू, वो चाहे घर पर आराम करके बिताए या फिर ठेला लगाकर, ये उसकी मर्जी है। हाँ माँ जी, आप तो उसकी तरफदारी करोगी। मैंने तो ये इसलिए बोला क्योंकि इस तरह तो मेरी देवरानी की तबीयत खराब होगी, और अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो उसके हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा। शांति सुमन की कड़वी बातों को नजरअंदाज कर देती है, और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन सुमन हॉल में बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर उसकी सास शांति और प्रिया आते हैं और प्रिया पूछती है, क्या बात हो गई दीदी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं प्रिया, तुम्हारे भैया पर शहर में मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाया है और उन्हें पुलिस ने कैद कर लिया है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें वहां से तभी छोड़ेंगे जब वो जुर्माने के 10,000 रुपए देंगे। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर के सारे पैसे तो बच्चों की ट्यूशन फीस में चले गए और राशन में चले गए, और मेरी पेंशन भी खत्म हो गई है। तभी प्रिया अपने कमरे में जाती है और अपने पाव भाजी के ठेले से कमाए हुए पैसों में से 10,000 रुपए लाकर प्रिया के हाथ में रख देती है। ये लीजिए दीदी, आप जाइए और शहर से भैया को लेकर आ जाइए। यहीं पर वो मेरे साथ पाव भाजी के ठेले पर मेरी मदद करवा देंगे। ऐसे मालिक के यहाँ काम करने का कोई फायदा नहीं है जो उन पर चोरी का इल्जाम लगाए। अपनी देवरानी का दयालु दिल देखकर अब सुमन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, कितनी मूर्ख थी मैं जो तुमसे मुकाबला करने चली थी। सच में तुम जैसा अच्छा दिल मेरा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कितनी कोशिश की कि मेरी नई देवरानी का पाव भाजी का ठेला बंद हो जाए, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती थी दीदी कि आज नहीं तो कल आपको आपकी गलती का एहसास होगा। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी। अब ज्यादा मत सोचिए, भैया वहाँ कितनी परेशानी में होंगे। आप जाइए और भैया को लेकर आ जाइए, तब तक ठेला और ये घर दोनों मैं संभाल लूंगी। सुमन अपने आंसू पोंछकर अपने पति को शहर से लेने के लिए चली जाती है। वहीं केशव जब शहर से वापस आता है तो वो प्रिया के साथ ठेले पर काम करवाने लगता है। अब सुमन प्रिया को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया करती, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह उसका हर काम में साथ दिया करती है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रीना अपनी जेठानी ममता की तरफ देखती है। तभी जल्दी से गांव का एक लड़का भागते हुए वहां आता है। जल्दी चलिए भाभी, वो वहाँ पर महेश भैया बेहोश पड़े। वो सभी जल्दी से उस ओर जाते हैं। कंधे के सहारे उसे घर लेकर आती हैं। वो पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। इससे कुछ देर बाद वो होश में आता है। शुक्र है आप होश में आ गए, मैं तो बहुत घबरा गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है महेश, तुम ठीक हो। जब से ये गए हैं तब से किसी भी अनहोनी से डर लगता है। अगर आज नीरज जी हमारे साथ होते तो हमें ऐसे दिन बिल्कुल नहीं देखने पड़ते, लेकिन मैं उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई और इसलिए वो मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चले गए। अगर आज वो भी यहाँ होते तो महेश को यूं अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं उठानी पड़ती। अब तो महेश की हालत भी ठीक नहीं लग रही। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे। तभी कमला काकी वहाँ आती है। महेश की तबीयत ठीक है ना बहू? सुना था उसकी तबीयत खराब हो गई है, अब कैसा है वो? जी अब थोड़ी ठीक है। अच्छा रीना, अब महेश की तबीयत खराब है तो तू तो आने से रही, इसलिए क्या मैं ममता को अपने साथ ले चलूं? लेकिन कहाँ काकी? मेरे घर कुछ 4-5 मेहमान आ रहे हैं और वो लोग सादा खाना ही खाते हैं, लेकिन मुझसे काम हो नहीं पाता। मतलब कि मैं ज्यादा देर तक चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। मेरी बहू भी मायके गई है तो सोच रही हूँ तुझे अपने साथ ले चलूं राजमा चावल बनाने के लिए। वैसे भी तू बहुत ही अच्छे राजमा चावल बना लेती है। लेकिन इस वक्त आपको तो घर के हालात पता ही हैं। सब जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तो इस काम के पैसे ले लेना, इससे तुझे भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर कमला के साथ ममता चली जाती है। कुछ देर बाद वो काकी के घर में
राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है। काकी कुछ राजमा चावल उसके लिए भी बांध देती है। ममता घर आकर वो राजमा चावल निधि को खिला देती है। शाम को काकी उसके घर आती है और पैसे देते हुए कहती है, ये ले तेरी मेहनत के पैसे। लेकिन काकी इसकी क्या जरूरत थी? मैंने आपके घर में खाना बनाया, उसके बदले में आपने मुझे राजमा चावल बनाकर दे दिए। फिर ये तूने मेहनत की है तो तुझे तेरी मेहनताना तो देना ही पड़ेगा ना। चल अब चुपचाप रख ले। वैसे एक बात कहूँ, तुम और तुम्हारी देवरानी मिलकर ये राजमा चावल का काम खोल लो। तुम्हारी कमाई हो जाएगी और महेश की हालत भी अभी ठीक नहीं है, तो कुछ समय तो लगेगा उसे ठीक होने में। इसलिए कह रही हूँ खुद का काम शुरू कर दो। कुछ ही समय में तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लगेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी राजमा चावल का ठेला नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कमला काकी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, अब दोनों देवरानी जेठानी को वो एक आइडिया दे गई थी। बात तो काकी की बिल्कुल सही है दीदी, अब हमें घर चलाने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। और जब ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा टैलेंट दिया है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। तुम्हारी बात एकदम सही है रीना, लेकिन तुम जानती हो ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें पैसे चाहिए होंगे और हमारे पास पैसे कहाँ हैं। बस इतनी सी बात। रीना अपने गले से मंगलसूत्र निकालकर उसे दे देती है। अब इससे हम खुद का काम शुरू करेंगे। लेकिन रीना, अगर हमारा काम चल गया तो मैं ऐसे एक नहीं बल्कि 10 मंगलसूत्र बना लूंगी। लेकिन पहले हमें काम की शुरुआत करनी है। हम इस मंगलसूत्र को गिरवी रख देंगे। अब बिना देरी किए हमें काम शुरू करना चाहिए। अब बिना देरी किए वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख देती है और उनसे मिले पैसों से वो अगले दिन से ही अपना काम शुरू कर देती है। दोनों देवरानी जेठानी का राजमा चावल बेचने का पहला दिन था, लेकिन उनकी बिक्री कुछ खास नहीं होती। देखा रीना, कोई भी ग्राहक नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैसे बेकार चले जाएं। दीदी, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हमें उस काम को थोड़ा समय तो देना चाहिए। ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ग्राहक बढ़ने लगते हैं। 2 महीने में ही उनका काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। इस तरह उनकी कमाई खूब अच्छी होने लगती है। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी घर आती हैं और पैसे गिनती हैं तो हैरान रह जाती हैं। देखा दीदी, मैंने कहा था ना हमारे राजमा चावल बहुत अच्छे बिकेंगे। देखो तो कितनी अच्छी कमाई हुई है हमारी। सच में ये तुम्हारा विश्वास काम कर गया। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी इसी तरह राजमा चावल के काम को और भी ज्यादा बढ़ाती है और अच्छे खासे पैसे कमाती हैं और महेश का इलाज भी अच्छी जगह करवाती हैं। अब वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और उनके साथ उस काम को और भी बुलंदियों पर ले जाता है। और फिर एक रोज, मुझे माफ कर दो ममता, जो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। इसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। इस बच्चे को बिन माँ का छोड़कर वो हमेशा के लिए खुद भगवान के पास चली गई। मैंने जिस औरत से शादी की थी ये उसका और मेरा बच्चा है, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उसकी मौत हो गई और अब ये साल भर का बच्चा बिन माँ का रह गया। जो हुआ उसमें इस बच्चे का क्या कसूर। अब इसकी माँ मैं हूँ और मैं इसकी छोटी माँ। इसके बाद सबने नीरज को माफ कर दिया, साथ ही उस बच्चे को भी अपना लिया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।